हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में या तो आ चुके या आने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं जिनकी। और ये जो सेशन है ये फेज़ 3 और फेज़ 4 जो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत अच्छा एक रामबाण साबित होगा, इसलिए इस सेशन को आप ज़रूर देख करके जाएँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। वी वोल्ट दे रखा है 5 ओम, वोल्ट बराबर 5 वोल्ट दे रखा है और दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं जिन जो 4 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध हैं जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो I का मान पूछा है कितनी धारा उत्पन्न होगी। तो I बराबर V/R होगा, आप जानते हैं। तो टोटल R का मान श्रेणी क्रम में कितना होगा, जुड़ जाएंगे 7 हो जाएगा। तो I का मान कितना होगा, तो 5 वोल्ट दे रखा है, 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन अधिक करें तो क्या होगा। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आप जानते हैं सजीव श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, तो पौधे सजीव हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 का यूज़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं जब वो भोजन बनाते हैं। श्वसन में तो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के स्थान पर केवल श्वसन क्रिया हो जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे और जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनेगी वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन की क्रिया हो रही है। ऐसा ही क्वेश्चन है, पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, O2। ये मैं बता चुका हूँ आपको। पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से होता है पौधों में भोजन का निर्माण। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पत्ती में होता है। पत्ती में जो पार्ट होता है क्लोरोफिल ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। एक थैलोकॉइड संरचना होती है पत्ती के अंदर, और थैलोकॉइड संरचना के अंदर भाग होते हैं ग्रेनम और स्ट्रोमा। इस क्रिया के अंदर होता है क्लोरोफिल के, इसमें जो ग्रेना और स्ट्रोमा भाग होते हैं, इसमें क्लोरोफिल के साथ पौधे भोजन बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, थैलोकॉइड और ग्रेना स्ट्रोमा के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने 3 वर्ड बोले हैं आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं ये वर्ड, और आपको ये इनको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेता है, तो CO2 गैस लेते हैं, O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 को हुई थी। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इस अनुसूची का संबंध है पंचायत राज अधिनियम। और ये कब हुआ था, लागू तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और पहली बार ये पंचायत राज अधिनियम राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था। आपको ये ध्यान होना चाहिए। और भाग कौन सा है ये पंचायत राज अधिनियम, भाग 9 में इसको जोड़ा गया है। संविधान के भाग 9 में टोटल 29 विषय हैं, और अनुच्छेद 243 से 243 तक हैं। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो नागौर जिला राजस्थान, मैंने बता दिया। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी या निर्मित की गई थी। अनुच्छेद 243 ये सीधे पूछे जा रहे हैं। ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में। पंचायत का कार्यकाल कब समाप्त होगा, इसका उल्लेख है 243 में।
अनुच्छेद 243 ए, आपको पता है अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक है पंचायत राज की अधिनियम की व्यवस्थाएं। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 डी, स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों की शक्तियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 आई, वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था का उल्लेख है। नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। इसमें पहले स्थान पर रहा हरियाणा, शुभंकर था धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर कौन था? धाकड़, आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसमें पहले स्थान पर रहा था जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और शुभंकर था इसका वीरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर वीरा था। भारत का पहला AVGC सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। AVGC की फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और ये बंगाल से, वेस्ट बंगाल से संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का। 1839 में ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था और इन्हीं नाम के आधार पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में की थी और ये कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले और एक भूदान आंदोलन चलाया था, वो चलाया था विनोबा भावे ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। PNB में किस बैंक का विलय हुआ था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का PNB में विलय हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ था? देना बैंक और विजया बैंक दोनों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। केनरा बैंक का विलय किस में हुआ था? तो सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक का विलय हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब हुआ? तो जुलाई 1955 में इसका नाम बदला गया, SBI कर दिया गया। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और ये 3 बैंकों के मर्जर से बना है SBI। आगे मैं बताऊंगा आपको। SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली और सबसे प्रदूषित देश है दुनिया का बांग्लादेश। आपको याद रखना है, भारत 5वें स्थान पर है सबसे ज़्यादा प्रदूषण में। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था सबसे पहले चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने और कब शुरू हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 1970 में शुरू हुआ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अप्पिको आंदोलन कहाँ का था? कर्नाटक में हुआ था अप्पिको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही था अप्पिको आंदोलन, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन।
कहते हैं इसको। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है 1730 में राजस्थान में जोधपुर में इनका जन्म था। ये जोधपुर से इनका संबंध था, अमृता देवी बिश्नोई, और इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1730 में। खेजड़ली गांव में खेजड़ली वृक्ष की कटाई पर इन्होंने रोक लगाई थी। इसके तहत इसके बाद चिपको आंदोलन जोर पर आ गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, सीधी सी बात है। कोक बोरोक भाषा कहाँ की मूल भाषा है? तो त्रिपुरा की भाषा है कोक बोरोक भाषा। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, और अब कितने हैं? तो 25 भाग हैं। वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग हैं। संविधान में नए भाग जुड़े हुए हैं, आपको पता है। मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ नए भागों के बारे में। भाग 4 ए, ये मौलिक कर्तव्य से है। 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत इनको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, और ये मौलिक कर्तव्य लिए किससे हैं? रूस से। भाग 9 किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 जोड़ा गया था, और पंचायत राज से संबंधित है भाग 9। किससे संबंधित है? पंचायत राज से। भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको लागू किया गया था, और ये नगर निकाय से संबंधित है। भाग 9B 97वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, और सहकारी समिति से संबंधित है भाग 9B। भाग 14A का संबंध है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रशासनिक प्राधिकरण है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, और ये अनुच्छेद 323A के अंदर स्थित है। वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन है हो चुके? 105 संविधान संशोधन हो चुके। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पहले स्थान पर चीन है, आपको पता है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान है 7वां, और पहले स्थान पर कौन है? रूस। टोटल 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंदर स्थित है, भारत के पास है। क्षेत्रफल के एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ क्षेत्रफल की क्या ट्रिक है। रुक क्यूबा CUBA, और उसके बाद तो अपने भारत आ जाता है यहाँ अगले स्थान पर। तो रुक का मतलब होता है रूस, कनाडा, C का मतलब है चीन, U का मतलब USA, B का ब्राज़ील, A से अर्जेंटीना, उसके बाद इंडिया। A का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, A का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और भारत से छोटा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है। भारत 7वें स्थान पर है, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर सबसे बड़ा देश है विश्व का, और 6ठे स्थान पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और रुक कुबा इसकी ट्रिक है जो मैं आपको बता चुका। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, और उद्देश्य प्रस्ताव के तहत संविधान की भूमिका तय करनी थी कि किस भूमिका में संविधान होगा, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। लगभग जितने भी दिन लगे, महीने भर का दिन लगा।
तो प्रारूप समिति कब आई? 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति आई थी, संविधान की प्रारूप समिति। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं 22 जुलाई को, इसीलिए। राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम। रेडक्लिफ आयोग का गठन 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67 में सिडबी की फुल फॉर्म दी हुई है। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंद राजू चिंटालो। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, अंग्रेज थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, ये याद रखना है सीडी देशमुख के बारे में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का लोगो में किसका चित्र अंकित है? तो ताड़ के वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बल्ब का तंतु कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध हो उसका और उच्च गलनांक हो, ताकि वो गले नहीं। जब तप्त हो जाए तब वो गले नहीं, ताकि इसलिए उसका उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध हो उसका बल्ब के तंतु का। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध का तार होना चाहिए, ताकि जैसे ही करंट का उच्च भार आ जाए तो वो तुरंत गल जाए, क्योंकि गलनांक उसका कम है इसलिए। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो लेड और टिन से मिलकर बना होता है फ्यूज तार। पीएच की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एसिड रेन का पीएच मान होता है 5.5 से अगर बिलो है पीएच किसी वर्षा का, 5.5 से बिलो है तो वो एसिड रेन कहलाती है। और मैंने बता दिया एसिड रेन के अंदर जो कंटेंट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तथा N2 नाइट्रस ऑक्साइड के कंटेंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए एसिड रेन कहलाती है। और ये मृदा के लिए हानिकारक होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 14 तक होता है। आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, और 1 से 14, तो आप 1 से 14 करोगे, लेकिन 0 से 14 करना है आपको, ठीक है। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक मैंने बता दिया, 0 से 14, और 0 से 7 तक अम्ल, और 7 उदासीन, और 7 से 14 तक क्षार है। और 7 पर उदासीन हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 7 से थोड़ा भी छोटा है तो वो अम्ल है, 7 से थोड़ा भी बड़ा है तो वो क्षार है। लिटमस पत्र, अम्ल लिटमस पत्र को कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। अम्ल, तो अम्ल का लास्ट अक्षर क्या है? ले फॉर लाल करेगा, और तो फिर क्षार क्या करेगा? नीला करेगा। और लिटमस पत्र होता कैसा है? बैंगनी होता है। तो क्षार लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देगा, यानी फाइनल स्टेज क्षार की कैसी आएगी? नीले, और अम्ल नीले से लाल कर देगा।
और लिटमस पत्र होता बैंगनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये बिल्कुल रटी रटाई बातें आपको होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन नहीं है? तो प्लेग नहीं है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजार लिस्वेनिया डोलोमेनी नामक कोजल एजेंट के कारण होता है। और निद्रा रोग आप जानते हैं, सीसी मक्खी इसका वाहक है। प्लेग एक विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। कुनैन दवा जो मलेरिया का है किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनैन दवा। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? तो आरबीसी घटने लग जाती है मलेरिया से। लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो कालाजार मैं आपको बता चुका हूँ। लिस्मेनिया डोनोवेनी नामक कोजल एजेंट से कालाजार नामक रोग होता है। कालाजार का वाहक है बालू मक्खी। और निद्रा रोग का वाहक कौन सा है? तो सीसी मक्खी निद्रा रोग का वाहक है। डायरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारी आंतों में हो जाता है, आंतों को खा जाता है, इसको अमीबिया पेचिस कहते हैं। और इसी कोजल एजेंट के कारण डायरिया होता है, जिसमें आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। प्लेग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। प्लेग जीवाणु जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेग ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है, ये प्लेग है। और प्लेग जीवाणु जनित रोग है, समझ गए? जीवाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 93 पर थे। प्लेग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। इसे काली मौत भी कहा जाता है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। और आपको कुछ जीव भी याद रखने पड़ेंगे जो अवश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं या फिर जो बोल सकते हैं। एक तो है राइनोसेरोस, गैंडा और हाथी। ये 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि या तो क्रिएट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड, उनको पराश्रव्य तरंग कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उनकी आवृत्ति, जिनको कौन क्रिएट कर सकता है? तो उदाहरण चमगादड़। और एक नाम और याद रखना आपको, डॉल्फिन। ये भी क्रिएट कर सकती है, सुन सकती है। और कुछ जाति में छोटे जीव होते हैं जिनको शलभ बोलते हैं, शलभ, यानी कुछ जाति के छोटे जीवों में भी इनको सुनने की क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए आपका अल्ट्रासाउंड में आपको 3 नाम याद रखने हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन, और शलभ भी रख लीजिए अगर हो सके तो। और बाकी जो 3 नाम है 20 हर्ट्ज से कम के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनको याद रखना है। वाहन में पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सब जानते हैं इस बात को। और केवल इसी काम के लिए उत्तल दर्पण का होता है, बाद बाकी सारे काम के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए या वाहनों की हेडलाइट के लिए, सब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। इसके लिए उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल का, केवल पीछे के दृश्य को देखने के लिए। हॉर्न सिल्वर कहते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? तो AgI सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। चुनाव में मतदाता के अंगुलियों पर लगाई जाने वाली स्याही का नाम है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। PDF आपको मिल जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।